ए हाय फ्रेंड्स। सो आज हम फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो फाइनेंशियल रेशियोज एक्चुअली क्या होते हैं? फाइनेंशियल रेशियोज वो होते हैं जो आपको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बताते हैं। फाइनेंशियल रेशियोज वो होते हैं जो कंपनी कितनी सॉल्वेंट है ये आपको बताती है, यानी कि डेट कितना है कंपनी के पास, इक्विटी कितना है कंपनी के पास, उस डेट को सर्विस करने की कैपेसिटी कैसी है कंपनी की, ये भी फाइनेंशियल रेशियोज आप लोगों को बताते हैं। फाइनेंशियल रेशियोज आपको यह भी बताते हैं कि कंपनी कैसे वैल्यूड है, वेदर इट इज ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड और फेयरली वैल्यूड कंपेयर्ड टू अदर कंपनीज ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर, जिसमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियोज भी आते हैं। सो ये फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं इन अ वे कि कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, कंपनी कैसे वैल्यू की गई है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चलेगी अगर आप फाइनेंशियल रेशियोज को समझ पाओगे तो। अब क्यों समझना है इनको? क्योंकि अगर किसी भी कंपनी में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कंपनी फाइनेंशियली कितनी हेल्दी है ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड दैट्स व्हाई यू शुड नो व्हाट दीज फाइनेंशियल रेशियोज आर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे किस किस टाइप के फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं। तो पहले बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे, जिसमें आपका रिटर्न ऑन इक्विटी आता है, आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आता है, आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन आता है। तो ये सारे रेशियोज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में आते हैं। तो पहला रेशियो यहां पे हम देखने वाले हैं वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। यस, रिटर्न ऑन इक्विटी, जैसे ही नाम आपको सजेस्ट कर रहा है कि ये इक्विटी क्या होता है, ये होता है शेयर होल्डर्स इक्विटी। यानी जब इनिशियली कंपनी बिल्ड हुई थी तो उसमें शेयर होल्डर्स ने पैसा डाला था। आईपीओस के बारे में तो हमने सुना है ना, तो आईपीओस में जो पैसा रेज किया जाता है प्लस प्रमोटर्स ने जो पैसा डाला होता है कंपनी में, दैट इज कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स इक्विटी। सो अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को कितने रिटर्न कंपनी दे पा रही है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला ये है, रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या है ये तो मैंने बताया आपको, जो इनिशियली कैपिटल रेज किया गया है, सो दैट इज कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स इक्विटी। बट यहां पे सिर्फ वही कंसीडर करनी चाहिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अब जब कंपनी बिजनेस करती है, कंपनी को प्रॉफिट होता है, उस नेट प्रॉफिट जो होता है कंपनी को, उसमें से कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो उस नेट प्रॉफिट में से जो पैसा है शेयर होल्डर्स को वापस कर दो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, तो वो डिविडेंड्स दे देते हैं वहां पे। या फिर दूसरा ऑप्शन कंपनी के पास ये होता है कि भाई ये जो अर्निंग्स है, ये जो प्रॉफिट्स है, इसको रिटेन करते हैं हम, और इसको भी हम हमारे कैपिटल में लगा देते हैं एंड उसको भी हम ग्रो कर सकते हैं काफी अच्छी तरीके से। सो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव साइड, मतलब ग्रोथ कैपिटल के तौर पे वो रिटेन्ड अर्निंग्स वहां पे रखना चाहते हैं। अब ये जो अर्निंग्स है ये भी तो इन अ वे कैपिटल ही है, दिस इज ऑल्सो शेयर होल्डर्स मनी। एंड दैट्स व्हाई एक्चुअल नेट इनकम डिवाइडेड बाय, जो फॉर्मूला है रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स ऑल्सो। सो अल्टीमेटली जो भी अर्निंग्स रिटेन की जाती है उस पे भी तो एडिशनल प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी कमा पा रही है या नहीं है, ये भी तो देखना उतना ही इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स व्हाई ROE इज इक्वल टू नेट इनकम और नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स। नॉर्मली ये जो नंबर है रिटर्न ऑन इक्विटी का जो नंबर है, आपने अगर किसी कंपनी को स्क्रीन करना है तो इट शुड बी मोर देन 15%। दैट्स व्हाट, इट्स अ वेरी हेल्दी नंबर। वैसे देखा जाएगा तो जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कंपनी की, यानी कि डेट कैपिटल भी कंपनी ने जब उठाया होता है, उससे वो ज्यादा होना चाहिए। इट मींस कि शेयर होल्डर्स को ज्यादा रिटर्न्स कमा के देने की कैपेसिटी रखते हैं। सो बट एक बहुत ही हेल्दी, बहुत ही प्रॉफिटेबल काइंड ऑफ कंपनी अगर हमें बोलना है तो ROE शुड बी मोर देन 15%। दैट्स व्हाट यू शुड लुक फॉर। अब रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में तो बात हो गई, अब दूसरे रेशियो पे हम यहां पे डिस्कशन करेंगे, और दूसरा रेशियो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कंपनी जब पैसा रेज करती है तो दो तरीके से पैसा रेज किया जाता है। पहला तरीका होता है इक्विटी के फॉर्म पे पैसा रेज हुआ, यानी कि प्रमोटर्स ने भी पैसा डाला, आईपीओ लाया और शेयर होल्डर से भी पैसा उठाया गया। बट हो सकता है कि दैट इज नॉट इनफ कैपिटल फॉर द कंपनी, कंपनी को ऐसा लगता है कि हमें और ज्यादा कैपिटल चाहिए, बट नाउ वी डू नॉट वांट टू शेयर आवर प्रॉफिट्स विद दैट कैपिटल। तो वो दूसरा फॉर्म जो है वो काम यहां पे आ जाएगा। तो दूसरा फॉर्म है डेट कैपिटल, यानी कि कंपनी बोरो करेगी पैसे, यानी कि लोन लेगी मार्केट से। तो ये भी अल्टीमेटली कैपिटल ही है, एक है इक्विटी कैपिटल, एक है डेट कैपिटल। एंड दैट्स व्हाई कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ इक्विटी कैपिटल पे पैसा कैसे
कमाती है कंपनी, ऐसा नहीं देखना चाहिए। दूसरा भी कैपिटल जो है डेट, उस पर भी पैसा कैसा कमाती है कंपनी, ये भी देखना जरूरी है। तो ये जो पैरामीटर है इसके लिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये इंपॉर्टेंट रेशियो है। सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एबिट जिसे कहा जाता है, एबिट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसमें इक्विटी कैपिटल भी आता है एंड डेट कैपिटल, यानी कि जो लोन्स लिए वो भी कंसिडर किए जाते हैं। सो अल्टीमेटली पूरे के पूरे कैपिटल पे कंपनी कैसे प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है, बट यहां पे नेट प्रॉफिट देखना है क्या? नहीं, यहां पे प्रॉफिट देखना है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिकॉज ये डेट कैपिटल का जो रीपेमेंट होगा इंटरेस्ट का वो उसी से तो होगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब नॉर्मली ये जो नंबर है 12 से 15% के ऊपर ही होना चाहिए रेंज, मतलब मिनिमम 12% तो होना ही चाहिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और अगर 15% या उससे भी ऊपर है सो दैट्स वेरी पॉजिटिव। नॉर्मली जो कंपनीज के ऊपर कोई डेट नहीं होता है, यानी कंपनीज ने कोई लोन्स बोरोइंग्स नहीं लिए होते हैं, तो उनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये नंबर होता है वो काफी ज्यादा ऊपर होता है, बिकॉज देयर इज नो पेमेंट्स टुवर्ड्स एनी इंटरेस्ट, एंड दैट्स व्हाई वो आरओसी का जो नंबर है, जो उसका डिनोमिनेटर है कैपिटल का, इक्विटी प्लस डेट का, ये काफी कम होता है, बट ईबीआईटी ये नंबर ऊपर होता है, एंड दैट्स व्हाई लो डेट वाली या जीरो डेट वाली जो कंपनीज है उनके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको काफी अच्छे नजर आते हैं। सो नॉर्मली आरओसी देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तब होता है जब कंपनी डेट लेके बिजनेस कर दिए, सो बिकॉज the other capital is also involved there, so ROC also should be a healthy number, 12 to 15% के ऊपर ही अगर ये नंबर रहेगा, so that's a very positive sign। अब तीसरा जो रेशियो हम प्रॉफिटेबिलिटी में देखने वाले हैं वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। यानी क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का डेफिनेशन है या फिर फॉर्मूला है वो ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होते हैं आप यहां पे ये पूछोगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो होते हैं जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ऑपरेशनल रेवेन्यू से, मतलब एक्चुअली कोर बिजनेस जो होता है कंपनी का, उस बिजनेस से कितना रेवेन्यू कंपनी कमा पाती है, सो माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स, मतलब वो जो भी बिजनेस करने के लिए जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स लगी है, रॉ मटेरियल कॉस्ट, वो माइनस हमने वहां से करनी चाहिए, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, भाई वो जो बिजनेस करना है उसके लिए जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो भी वहां से माइनस होने चाहिए, माइनस डेप्रिसिएशन एंड माइनस अमोर्टाइजेशन, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स गिव्स यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। नॉर्मली आपने ये देखना चाहिए किसी भी कंपनी का जब आप एनालिसिस करते हो तो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वाला जो थॉट प्रोसेस है, ये मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं है ये देखना बहुत जरूरी होता है। देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड ऑपरेटिंग लिवरेज, यानी आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो तो फिक्स्ड ही रहेगी, और उसके ऊपर अगर आप बहुत ज्यादा बिजनेस करते हो तो आपके मार्जिन्स इंप्रूव होते जाते हैं, तो आपको उसके ऊपर वो फिक्स्ड कॉस्ट मतलब बढ़ती नहीं है वहां पे। सो इट्स ओनली वेरिएबल कॉस्ट व्हिच इंक्रीजेस विथ राइजिंग रेवेन्यूज। सो दैट्स व्हाई कि आपने ये देखना चाहिए कि अगर कंपनीज के रेवेन्यूज काफी अच्छी तरीके से बढ़ रहे तो क्या कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी वहां पे इंप्रूव हो रहे हैं क्या? सो दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट नंबर और अ फॉर्मूला कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, हाउ द कंपनी इज इंप्रूविंग दैट मार्जिन, और एल्स कि भाई रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स कम भी हो सकते हैं, तो उसको कंपनी कैसे टैकल कर रही है, क्या मतलब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स पे, क्या वो पर्टिकुलर बिजनेस विथ इंक्रीजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट, यानी कि इन्फ्लेशन, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन होने के बावजूद अगर वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स अपने इंप्रूव कर पा रही है या फिर मेंटेन कर पा रही है या फिर कॉस्ट जो है वो कस्टमर पे डाल पा रही है क्या? सो आई थिंक दैट दीज थिंग्स यू नीड टू वॉच, दैट्स व्हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये जो फिगर है, आई थिंक दिस शुड कीप ऑन इंप्रूविंग, दैट्स व्हाट यू शुड लुक फॉर। देन द लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज नेट प्रॉफिट मार्जिन, यानी अल्टीमेटली कि नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, ये होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब जब हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वहां पे देखा था तो उसमें अदर इनकम कंसीडर नहीं किया जाता है कि भाई कहीं इन्वेस्टमेंट्स किए हुए कंपनी ने वहां से कुछ पैसा आया, कोई बिजनेस बेच दिया वहां से पैसा आया एंड दैट्स व्हाई प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। सो नो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो चीजें नहीं आती, बट नेट प्रॉफिट मार्जिन में ये सारी चीजें आ जाती है, बिकॉज अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट क्या होता है,
सारी चीजों से जो भी इनकम कंपनी के पास आता है, भले वो ऑपरेटिंग हो या नॉन ऑपरेटिंग हो, सब चीजें कंसिडर की जाती है और नेट मार्जिन या फिर नेट प्रॉफिट वहां से कैलकुलेट किया जाता है। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इज योर नेट प्रॉफिट मार्जिन। सो दैट्स व्हाई, तो यहां पे बहुत बार नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो मिसलीडिंग हो सकते हैं। हो सकता है किसी कंपनी ने एक आध पर्टिकुलर क्वार्टर में कोई बिजनेस बेच दिया और उसकी वजह से उसका नेट प्रॉफिट बढ़ गया, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये चीजें नहीं आएगी, बिकॉज दैट इज नॉट रिलेटेड टू ऑपरेटिंग रेवेन्यू। सो ऑपरेटिंग रेवेन्यू यानी कि कोर बिजनेस जो है कंपनी का, उस पर ही डिपेंडेंसी है। बट नेट प्रॉफिट जो होता है वो अल्टीमेटली सारा जो पैसा कंपनी के पास आता है, सारा नेट प्रॉफिट जो आता है उससे वो कैलकुलेट होता है। सो दैट्स व्हाई नॉर्मली इसको मतलब एक तरीके से मत देखिए, इसको कंबाइंड एनालिसिस करने की कोशिश कीजिएगा हमेशा कि भाई ठीक है, नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, वेरी गुड, नेट प्रॉफिट्स बढ़ रहे, वेरी पॉजिटिव, बट क्या ये नेट प्रॉफिट्स ऑपरेशनल रेवेन्यू की वजह से बढ़ रहे, कोर बिजनेस की वजह से बढ़ रहे कि नहीं, ये देखना उतना ही इंपॉर्टेंट यहां पे होता है। एंड दैट्स व्हाई दोनों चीजों को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो या नेट प्रॉफिट मार्जिन हो, दोनों को साथ में देखना is very important. That's what I feel. That's why ये profitability ratios, ROE, ROC, operating profit margin and net profit margin are very much important. तो ये हमने बात कर ली profitability ratios की। अब solvency ratios में दो important ratios के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। पहला रेशियो है डेट टू इक्विटी एंड सेकंड रेशियो इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि आरओई एंड आरओसी में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे आरओई में सिर्फ इक्विटी कैपिटल कंसिडर किया जाता है और आरओसी में इक्विटी एंड डेट कैपिटल दोनों कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो इज नथिंग बट टोटल बोरोइंग्स जो कंपनी के पास है डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी कैपिटल कंपनी हैज। तो नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि ये जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये एक के ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी कंपनी का इक्विटी कैपिटल ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू डेट कैपिटल। अब हो सकता है कि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जो होती है वहां पे जो डेट टू इक्विटी रेशियोज होता है नॉर्मली 1-2 के ऊपर भी होता है, बट अगर आपको कंपनी का हेल्थ देखना है तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत अंडर कंट्रोल रहेगा तो काफी अच्छा रहता है। लेस देन 1 इज कंसिडर्ड टू बी अ good debt to equity ratio, that too for high capital intensive, more capital intensive industries, वो भी एक के ऊपर नहीं जाना चाहिए ऐसा बोलते हैं। सो डेट टू इक्विटी मतलब क्या, सिंपल कि भाई टोटल कैपिटल जो कंपनी ने रेज किया है उसमें कहीं लोन्स ज्यादा लेके तो बिजनेस कंपनी नहीं कर रही है और इक्विटी कंपनी के पास कम है, तो नॉर्मली ये नहीं होना चाहिए। इक्विटी कैपिटल शुड बी मोर। इक्विटी कैपिटल में जैसे मैंने कहा इट्स नॉट ओनली अबाउट कि जो इनिशियल कैपिटल कंपनी ने रेज किया था, इट्स ऑल अबाउट द रिटेन्ड अर्निंग्स ऑल्सो। जो प्रॉफिट्स कंपनी के पास आए उसमें से कंपनी ने कैसे उसको रिटेन किया है और टोटल वो कैपिटल, इक्विटी कैपिटल कंपनी के पास है। सो डेट टू इक्विटी मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी कैपिटल इज डेट टू इक्विटी रेशियो, इट शुड बी लेस देन 1। अब इसके रिलेटेड दूसरा रेशियो है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं और वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो ये क्या है भाई, अल्टीमेटली व्हाट इज दिस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? तो जैसे कंपनी ने डेट उठाया है, तो डेट उठाया है तो कंपनी को इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट कहां से पे करते हैं, कंपनी कहां से पे करेगी? सो देयर इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जैसे एबिट कहा जाता है उसे। तो अल्टीमेटली इट इज एबिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। सो एबिट ऑफ दैट पीरियड, फिर वो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने जो भी आपको लेना है, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। सो ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है। सो नॉर्मली अगर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, हाई डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो ये रेशियो एटलीस्ट 2.5 टाइम्स का होना चाहिए, एटलीस्ट। मतलब दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये जितना ज्यादा होगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो उतना अच्छा है कंपनी के लिए। सो यहां पे अगर लेस देन 2.5 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, इसका मतलब कि थोड़ा सा इंटरेस्ट कवर, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट के लिए कंपनी थोड़ी सी स्ट्रगल कर सकती है। दूसरी चीज ये भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, ये जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है ये सिक्वेंशियली कैसे, क्या हो रहा है इसके साथ, क्या ये बढ़ रहा है या ये कम हो रहा है? तो ये बढ़ रहा है तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन।
बट अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नीचे नीचे आ रहा है, सो दैट्स नॉट अ पॉजिटिव साइन। इट मींस कंपनी की जो इंटरेस्ट कवरेज, इंटरेस्ट पेमेंट की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है विथ लेसर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सो नॉर्मली ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2.5 टाइम्स के ऊपर ही होना चाहिए इफ वी आर एनालाइजिंग अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री क्या होती है? जहां पे बहुत सारा कैपिटल लगता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह के बारे में स्पेसिफिकली अगर हम बोलेंगे, सो दैट इज कंसिडर्ड एज हाई कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। तो यहां पे डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 हो तो बहुत अच्छा है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2.5 टाइम्स के ऊपर हो तो अच्छा है। और ये दोनों जो है ना, हमें ओवरऑल सिक्वेंशियली ये चीजें कैसे हो रही है, क्या डेट टू इक्विटी रेशियो कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ये दोनों चीजें साथ में देखना इज इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई सिर्फ एक क्वार्टर का डेट टू इक्विटी रेशियो देखा, एक क्वार्टर का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखा, इट इज नॉट गुड। सिक्वेंशियली ये चीजें कैसी हो रही है ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है व्हेन यू आर लुकिंग एट दी सॉल्वेंसी रेशियोज। तो ये जो इन्फरेंस था डेट टू इक्विटी रेशियो का, विच शुड बी लेस देन 1 एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो शुड बी मोर देन 2.5 टाइम्स, ये मतलब ये अच्छा कंसिडर किया जाता है। अब लास्ट जो रेशियोज है उनके बारे में बात करेंगे, और वो रेशियोज है वैल्यूएशन रेशियोज। यस, इसमें तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा हमें कि अल्टीमेटली कंपनी कैसे वैल्यू की जाती है। तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, पी रेशियो के बारे में तो हमने हमेशा सुना है ना कि 1 रुपए के अर्निंग के लिए हम कितने रुपए देने के लिए रेडी है। किसी कंपनी का अगर पी रेशियो 20 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 1 रुपए के अर्निंग के लिए वी आर रेडी टू गिव 20 रुपीज फॉर दैट कंपनी। सो इट शोज कि मतलब ये जितना ज्यादा होता है, इट मींस पीपल आर गिविंग मोर वैल्यू टू द कंपनी। अब पी रेशियो का डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, प्राइस, करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। नॉर्मली देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पी रेशियोज, एक तो ट्रेलिंग पी रेशियो या फिर फॉरवर्ड पी रेशियो। सो ट्रेलिंग पी रेशियो क्या होता है कि लास्ट 12 मंथ्स की जो अर्निंग्स अगर हम कंसिडर करते हैं इन दैट डिनोमिनेटर ऑफ ईपीएस, तो उसको ट्रेलिंग पी रेशियो कहा जाता है। करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय लास्ट 12 मंथ्स अर्निंग्स पर शेयर। तो ये रहा लास्ट 12 महीने के हिसाब से पी रेशियो निकाला गया है। अब देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड फॉरवर्ड पी रेशियो आल्सो, मतलब कि नेक्स्ट 12 महीने में अर्निंग्स कैसे रहेंगे ये आपको प्रेडिक्ट करना है। सो वो फॉरवर्ड ईपीएस आपको निकालना है। सो करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड ईपीएस गिव्स यू फॉरवर्ड पी रेशियो, यानी आने वाले समय में कैसे अर्निंग्स रहेगी उसके हिसाब से आई एम गिविंग द वैल्यूएशन टू द कंपनी। अब इसको हम एक अलग तरीके से, मतलब सिर्फ और सिर्फ पी रेशियो से कंपेयर नहीं कर सकते। सो व्हाट वी विल हैव टू डू कि भाई अगर आप किसी बैंकिंग इंडस्ट्री के स्टॉक को देख रहे हो तो उसके साथ जो कंपैरिजन है वो बैंकिंग स्टॉक का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बैंकिंग स्टॉक एक उठाया एचडीएफसी बैंक और दूसरा कंपैरिजन आप कर रहे हो रिलायंस इंडस्ट्रीज को उठा के। सो नो, दैट विल नॉट बी अ राइट कंपैरिजन। व्हेन यू आर एनालाइजिंग पी रेशियो ऑफ अ कंपनी, तो उसको जो कंपेयर करना है वो उसी इंडस्ट्री के साथ करना है या फिर उसके पीयर्स के साथ करना है। सो देन यू विल गेट अ वैल्यूएशन मेथड टेक्निक। अब दूसरी बात ये भी है कि नॉर्मली लोग ये लास्ट 12 महीने का पी रेशियो देखते हैं। सो मेरा एक सजेशन है आप लोगों को कि आपने हिस्टोरिकल मीडियन पी रेशियोज भी देखने चाहिए, जैसे कि 1 साल का मीडियन पी रेशियो क्या है लास्ट 1 ईयर का, देन 3 साल का मीडियन पी रेशियो क्या है, 5 साल का मीडियन पी रेशियो क्या है, 7 इयर्स का मीडियन पी रेशियो क्या है। ये अगर आपके पास डेटा होगा ना तो यू विल बी वैल्यूएट दैट कंपनी वेरी वेल। आपको समझ में आएगा कि ओवरऑल हिस्टोरिकली ये कंपनी कैसे वैल्यू की गई थी और अभी कैसे वैल्यू की जा रही है। अब ये जब एनालिसिस आप करोगे तो इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट पर्टिकुलर कंपनी, ये बाकी कंपनीज का भी एनालिसिस और इंडस्ट्री का भी एनालिसिस आपको ऐसे ही करना है। सो इट विल गिव यू कि वेदर दिस पर्टिकुलर कंपनी इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन कंपेयर टू दी अर्लियर लेवल्स। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आज की घड़ी में अगर हम एनालाइज करते हैं तो जो पी रेशियोज है आईटी सेक्टर के, तो वो हिस्टोरिकल पी रेशियोज 3 साल 5 साल 7 साल के कंपैरिजन में दे आर ट्रेडिंग एट 30 to 40 और 50% प्रीमियम वैल्यूएशंस। मतलब
पुराने पी रेशियोज और आज के पी रेशियोज में ऑलमोस्ट 30-40% का डिफरेंस यहां पे नजर आ रहा है. इट मींस मार्केट इज गिविंग मोर वैल्यूएशन टू दिस इंडस्ट्री. यानी व्हाट मार्केट इज एक्सपेक्टिंग द फॉरवर्ड अर्निंग्स आर लुकिंग वेरी गुड फॉर टू द मार्केट, एंड दैट्स व्हाई दे आर गिविंग लिटिल हाई वैल्यूएशन और प्रीमियम वैल्यूएशन टू दीज कंपनीज. तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बट इसका कंपैरिजन जो है वो पीयर्स के साथ और इंडस्ट्री के साथ ही होना चाहिए. इसका जो कंपैरिजन है वो एप्पल टू ऑरेंज नहीं होना चाहिए. एक बैंकिंग इंडस्ट्री ले ली और दूसरी टेलीकॉम इंडस्ट्री ले ली, तो दैट विल नॉट बी अ राइट कंपैरिजन. तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो विल डेफिनेटली गिव यू अ डायरेक्शन टुवर्ड्स द वैल्यूएशन थिंग. इट्स नॉट द फाइनल थिंग. इट इज वन ऑफ द गुड, इट इज वन ऑफ द वैल्यूएशन रेशियोज which you should look for, but you should not only bank on this ratio. There are other ratios also. तो इसका पी रेशियो के बारे में हमने बात कर ली. सो दूसरा वैल्यूएशन रेशियो जो हम यहां पे देखने वाले दोस्तों, वो है प्राइस टू बुक रेशियो. तो ये बुक वैल्यू क्या होती है? अल्टीमेटली प्राइस, करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर. अब ये बुक वैल्यू क्या होती है? ये बुक वैल्यू ये होती है जो बैलेंस शीट पे एसेट्स की वैल्यूएशन है उस पर्टिकुलर कंपनी की. तो टोटल एसेट्स माइनस इंटेंजिबल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज अगर हम निकाल देते हैं तो हमारे पास आती है उस कंपनी की बुक वैल्यू. यानी अल्टीमेटली सारा लिक्विडेशन वगैरह कर दिया तो कितना पैसा हाथ में आएगा. तो प्राइस टू बुक रेशियो नॉर्मली अगर लेस देन 1 होता है, इट मींस कि कंपनी आज लिक्विडेट भी कर दे तो ज्यादा पैसा मिल सकता है शेयर होल्डर्स को. जरूरी मतलब नॉर्मली ऐसा ही होगा, ऐसी जरूरत नहीं है, बट टेक्निकली ऐसा ये सजेस्ट करता है. सो व्हाट वी हैव सीन, तो यहां पे भी जब हम प्राइस टू बुक वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं तो यहां पे भी वो चीज देखना बहुत जरूरी है कि जो कंपैरिजन है वो सेम इंडस्ट्री के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है. पीयर्स सेम चाहिए, ऐसा नहीं. अगेन एप्पल टू ऑरेंज का कंपैरिजन यहां पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए. सो नॉर्मली जो बैंकिंग इंडस्ट्री होती है या फिर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जो होती है, तो उनके लिए प्राइस टू बुक रेशियो बहुत ज्यादा मायने रखता है. आप लोगों ने देखा होगा वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू जब बातें होती है, स्पेसिफिकली बैंकिंग इंडस्ट्रीज की जब बातें होती है, तो प्राइस टू बुक या फिर एनबीएफसी सेक्टर की भी बात करते हैं, तो प्राइस टू बुक ये जो रेशियो है इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. इवन कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में भी प्राइस टू बुक रेशियो को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बिकॉज एक्चुअली बैलेंस शीट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वहां पे होता है. बिकॉज क्या बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो अल्टीमेटली वो वैल्यूएशन पैरामीटर काफी इंपॉर्टेंट वहां पे माना जाता है. सो दैट्स व्हाई वैल्यूएशन रेशियोज में पी रेशियो एंड पीबी रेशियोज, ये दो रेशियोज आपने यहाँ पे कंसिडर करने चाहिए. सो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये फाइनेंशियल रेशियोज वाला जो वीडियो है वो काफी पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा. तो जरूर आपके फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें दीजिएगा. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.